प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेल रोड पर। और मैं जेल रोड पर इस वक्त जो कि आप कह सकते हैं कि लाहौर की गाड़ियों की बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर हूँ। मैं क्यों यहाँ पर मौजूद हूँ? मैं मौजूद इसलिए हूँ कि यहाँ पर ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर हुकूमत ने एक ड्यूटी आयद की हुई थी। उसको RD कहते हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी। हुआ ये है कि पूरा अप्रैल का महीना वो रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म हो गई और वो 100% तक ड्यूटी आयद की गई थी। सोचा ये जा रहा था कि उसके नतीजे में जहाँ पर इम्पोर्टेड गाड़ियाँ सस्ती होंगी, ज़ाहिर है 100% ड्यूटी आपकी कम हो गई, तो उसके बाद ना सिर्फ इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बल्कि उसके साथ साथ हमारे जो लोकल असम्बलर्स हैं, जो यहाँ पर बनने वाली गाड़ियाँ हैं, ये भी उसके नतीजे में सस्ती हो जाएंगी। क्योंकि जब आपको इम्पोर्टेड गाड़ी सस्ती मिलेगी तो उस लोग जो हैं, ग्राहक इसकी तरफ चला जाएगा और ग्राहक इसकी तरफ जाने के बाद जो लोकल असम्बलर हैं जितने भी हैं, आप टोयोटा को देख लें, आप होंडा को देख लें, सुजुकी को देख लें, वो गाड़ियाँ भी सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन पूरा महीना गुजर गया, RD को ख़त्म हुए, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, कोई कीमत कम नहीं हुई, बल्कि गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। ये क्या कहानी क्या है, राम कहानी क्या है? क्यों गाड़ियाँ सस्ती नहीं हो रही और क्या वजह है कि हम अगर ये कहें कि यहाँ पे मुनाफे ही कमाए जा रहे हैं, हुकूमत अगर कीमत कम भी कर देती है वो कम क्यों नहीं होती? ये मुकदमा रखेंगे हम लाहौर कार डीलर्स फेडरेशन के सामने, उनके अहदेदारों के सामने, उनके लाहौर के बड़े ही एक्टिव, बड़े ही मुतहर्रिक प्रेसिडेंट शहजादा सलीम के सामने, और उनसे पूछेंगे कि भाई आपने गाड़ी सस्ती क्यों नहीं की जब हुकूमत ने RD रेगुलेटरी ड्यूटी जो है 100% तक कम कर दी, आपने गाड़ी महंगी कर दी। क्यों जुल्म किया आपने? क्यों नहीं अवाम को उसका फ़ायदा पहुंचाया जो फ़ायदा हुकूमत ने अपने टैक्स, अपनी ड्यूटीज़ ख़त्म करके अवाम को देने की कोशिश की थी? आइए चलते हैं, मुकालमा करते हैं, बात करते हैं, सवाल रखते हैं उनके आगे और पूछते हैं कि गाड़ी सस्ती क्यों नहीं की। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं शहजादा सलीम के साथ, जो कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं लाहौर कार फेडरेशन के। शहजादा सलीम साहब, हुकूमत ने 1 महीना पहले रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी, पूरा अप्रैल गुजर गया, मई आ गया, आपने गाड़ियाँ सस्ती नहीं की, 100% तक ड्यूटी कम की गई, कम हुई। क्यों नहीं की आपने गाड़ियाँ सस्ती भाई? नजम भाई, बात यह है कि गाड़ियाँ सस्ती करना या सस्ती होना ये एक ऐसा ख्वाब है जो कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं ना होगा। कभी भी ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में गाड़ी सस्ती हो जाए। उसकी वजह, सबसे पहली बात तो ये आपने जो फरमाया कि RD ख़त्म कर दी और गाड़ियाँ सस्ती क्यों नहीं हुई। नजम भाई, गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम नहीं की, RD ख़त्म की। आज से 1 साल पहले जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने RD लगाई थी, अचानक शब खून मारा हमारी स्टेट पे, तो जितनी भी गाड़ियाँ पोर्ट पे आके हज़ारों खड़ी थीं वो स्टक हो गई, क्योंकि RD की रेशो इस हद तक उन्होंने बढ़ा दी थी कि वो गाड़ियाँ किसी सूरत फिजिबल थी ही नहीं कि गाड़ी पोर्ट से क्लियर करा के मार्केट में ला के उसको सेल किया जाए। गाड़ियाँ 1 साल 1 माह गाड़ियाँ खड़ी रहीं पोर्टों के ऊपर। 31 मार्च को इसी साल जब वो साल का पीरियड था वो ख़त्म हुआ, RD ख़त्म हुई, तो लोगों ने इस वक्त गाड़ियाँ क्लियर कराने के लिए अपने एजेंट्स के साथ रब्ता किया। जिस दिन RD लगी थी उस दिन डॉलर 172 रुपए का था, आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। जिस दिन 31 मार्च को गाड़ी जब RD ख़त्म हुई, डॉलर 300 को छू रहा है। आज भी 300 में भी डॉलर लेने के जाएं बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। अब गाड़ियां, अब की डेट में जब हम लोग क्लियर करवाने के लिए हमने अपने एजेंट्स हजरात से रब्ता किया, तो हम जो ड्यूटी पे करेंगे वो 300 रुपये डॉलर के हिसाब से हमने पे करनी है, प्लस 1 साल गाड़ियां खड़ी रही हैं पोर्ट्स के अंदर, उसका डैमरेज, फिर उसका जुर्माना अलहदा, डॉलर का फ़र्क, जुर्माना, डैमरेज मिला के आप हिसाब लगा के मुझे बताएं
और सेल टैक्स भी लगा दें, 17.5 से 25% कर दिया। वो भी सारा कैलकुलेट करके बताएं मुझे, कौन कहता है कि गाड़ी सस्ती हो सकती है या सस्ती होगी या सस्ती आवाम को मिलेगी। अगर हुकूमत वाकई सीरियस है, अगर हमारी हुकूमत पाकिस्तान वाकई सीरियस है कि हम अपने अपनी आवाम को सस्ती गाड़ी दिलाने में सीरियस है, तो ये जो लोकल माफिया, मैं इसको माफिया कहूँगा, ये अपने आप को मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं, ये लोकल माफिया है, कार माफिया लोकल, ये जो लोकल फिटर्स हैं, ये इन्होंने आज से 30 साल 32 साल पहले जब उस वक्त की हुकूमत से ये एग्रीमेंट किए थे प्लांट लगाने के, तो इन्होंने कहा था कि 10 साल के अंदर हम मेड इन पाकिस्तान गाड़ी आवाम को देंगे। आज 35 साल हो गए हैं, ये क्यों नहीं अपनी टोटल गाड़ी पाकिस्तान में बनाते? हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट हो रही है, जो इंपोर्ट करते हैं ज़ाहिर डॉलर जाता है, डॉलर जाके उन चीज़ें मंगवा के यहाँ से उनको जोड़ जाड़ के पाकिस्तानियों को धोखा दे रहे हैं, लोगों की जेबों में डाका डाल रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को इन 25-30 सालों में जितने इस लोकल कार असेंबलर्स माफिया ने लूटा, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी ने इतने बड़ी डकैतियां की हों अरबों में। ये देखें, हर साल अरबों खरबों में ये पाकिस्तानी पैसा डॉलरों की सूरत में अपने मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो कंपनियां बड़ी बड़ी हमारी टोयोटा, होंडा, सुजुकी, देखें हमारे पड़ोसी मुल्क में मेहरान 4 लाख रुपए की है, वही आल्टो जिसको बोलते हैं। यही सवाल मैं आपसे करने लगा था कि जब हम बात करते हैं गाड़ियों के हवाले से, यासरीन साहब, हम जिसको आल्टो कहते हैं वो इंडियन जो है वो मिल जाती है आपको 4 लाख में, 4.5 लाख में। आप उसमें जी, उसकी नई शेप है, वो शेप ये वाली नहीं है, वो लेटेस्ट शेप है। हाँ, ऑप्शंस बहुत हैं। हाँ, उसके बारे में कहते हैं कि वो जो गाड़ी वहां से मिलती है उसका उधर जाके देखो ना जरा, उधर लोया शोया तीन डब्बा नहीं बचता नीचे से, डालडा नहीं निकलता नीचे से, डालडा नहीं निकलता हाँ। नीचे से। लेकिन वो जब गाड़ी वहां पे हम जब देखते हैं वो मिल गई जनाब 4, 4.5, 5 लाख रुपए में, ज्यादा से ज्यादा उनकी अच्छी से अच्छी जो आल्टो मिल रही है वो 4.5, 5 लाख रुपए में मिल रही है। लेकिन जब हम इसको पाकिस्तान में देखते हैं, और बड़े लोग कहेंगे कि जनाब आप तो इंडियन रुपीस की बात कर रहे हैं, और इंडियन रुपीस तो जनाब इस वक्त 2.5 रुपए में एक जो है उसके तक पहुंचा हुआ है पाकिस्तानी रुपए में। चले आप ऐसा कर लें, आप 4 लाख का 8 लाख कर लें, आप 8 लाख का 12 लाख कर लें, वही आल्टो यहाँ पे हम 30 लाख की दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई, इतना क्यों लूट मची हुई है? उसकी वजह सिर्फ यही है ना जी कि एक तो हमारा डॉलर कंट्रोल में नहीं है, और प्लानिंग कोई है नहीं। हर अदारा अपनी तरफ सिस्टम को खींचने की कोशिश कर रहा है, किसी किस्म का कोई प्लानिंग नहीं है। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने छोड़ा हुआ है, जो मर्जी करते फिर रहे हैं। फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, फिर इन्होंने बाहर से जो इंपोर्ट है वो इतनी सख्त की हुई है कि आपने 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवानी है, हालांकि उनकी 5-7 साल पुरानी गाड़ी है, जो है हमारी 0 मीटर गाड़ियों से ज़्यादा उसमें एसेसरीज भी होती हैं और पायेदार भी ज़्यादा होती है। पुरानी गाड़ी उनकी, हमें वो मंगवाने नहीं है, उसकी परमिशन ही नहीं है। फिर जो आती हैं, आप जापान से गाड़ी बुक करवाते हैं, उस वक्त प्राइस और होती है, पाकिस्तान पहुंचने तक प्राइस और हो जाती है। मतलब किसी तरफ आपका कंट्रोल है ही नहीं है, तो क्या बंदा कर सकता है? देखिए, एक तो बड़ी सादा सी बात है, मैं जो शहजादा सलीम साहब से भी सवाल कर रहा था वही मैं आपसे कर लेता हूँ। बड़ी सादा सी बात है, हुकूमत ने एक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद की, 100% तक उन्होंने आयद कर दी, उसके बाद वो ड्यूटी खत्म हो गई। तो वो ड्यूटी खत्म होने के बाद बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि गाड़ियों की कीमतें आधी रह जानी चाहिए थी। आपने नहीं किया ऐसे। नहीं, वो हो नहीं सकता ना। नहीं, लोकल गाड़ी पे आरडी लगती ही नहीं है। मैं इस सवाल को भी और एलैबोरेट कर देता हूँ। अगर आप इंपोर्टेड गाड़ी जो है, इंपोर्टेड गाड़ी, उसके ऊपर अगर आप कीमत कम कर देंगे तो सर उसका नतीजा क्या निकलेगा? आप यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर्स जिसकी बात अभी यहाँ पे की जा रही है, और आप लोग ये कह रहे हैं कि जनाब वो सारे माफियाज हैं, वो कीमत बढ़ा रहे हैं, वो अरबों रुपए कमा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे अगर इंपोर्टेड गाड़ी सस्ती हो जाती और आरडी खत्म होने के बाद आप लोग उतने मुनाफे ना कमाते तो क्या होता? आपको नतीजे में लोग मार्केट उधर चले जाते। इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, जनाब बार बार कह रहे हो कि आप इतने मुनाफे ना कमाते, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ मैंने हिसाब कर लो ना, आरडी खत्म हो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਾਂਭ ਲਓ ਨਾ, सर आरडी खत्म हो गई। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓ। कॉमन सेंस की बात सर ਅਸੀਂ ਤਾਂ तबाह बर्बाद करता है सानू इस मुल्क इस गवर्नमेंट ने।
शहजादा सलीम साहब, तबाह कर दिया हमें। कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, कोई रॉकेट साइंस की तो बात ही नहीं कर रहा आपके साथ। आरडी लगी 100%, आरडी खत्म हो गई। आरडी खत्म होने के बाद आपने गाड़ी सर जिस वक्त आरडी लगी उस 172 रुपए का डॉलर था, आज 300 रुपए में डॉलर नहीं मिल रहा। हम कहाँ घर जेब से डाल के गाड़ियां सस्ती करें? कहाँ से करें हम सस्ती? डॉलर नीचे लाए हुकूमत। इसहाक डॉलर साहब ने सॉरी डॉलर कह दिया, इसहाक डार साहब ने जब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे, हमारे इज्जत आप वजीर खजाना साहब, तो उन्होंने ये फरमाया था कि अब डॉलर 200 के अंदर हो जाएगा। उन्होंने कहा था मेरे आने से खौफ के मारे पहले कम होना कम, ठीक है। आज तो डॉलर 300 में नहीं मिल रहा। अब ये ड्यूटियां, गाड़ियों की ड्यूटियां क्लियर करवानी है लोगों ने। लोग मारे डॉलर के पीछे फिर रहे हैं। 300 में डॉलर नहीं मिल रहा, तो डॉलर रेगुलेटरी ड्यूटी तो खत्म होगी ना। अब तो आपने वो ड्यूटी सर ड्यूटी नहीं सर नहीं सर, ड्यूटियां तो अपनी जगह मौजूद हैं। बाकी ड्यूटियां तो नहीं कम की गवर्नमेंट ने, वो तो उसी तरह ही मौजूद हैं। रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म होने का शहजादा साहब फायदा ये आपकी इस जेब में, 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 इस पता नहीं कितनी जेब में। सर मैं एला देना सर तुसी पालो सारियां जेबां साड़ियां साड़ियां जेबां च गई ना। रेगुलेटरी खत्म हो ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਗਾਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੇਬਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਗਾਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਸੀ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨੇ ਆ ਖਰਚੇ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭੁਗਤਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁਗਤਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ यानी कि ਹਕੂਮਤ ਗਲਤ ਹੈ हुकूमत हाँ। हुकूमत और ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ हाँ, खुद नेक ਗੱਲ आप- मेरी- ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ तो सर मुझे एक बात ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ बताओ, ਅਸੀਂ गाड़ी खत्म हो गई तो हमने ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 5 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ आरडी का आरडी आरडी एक सेकंड आरडी से पहले जो ड्यूटी हम दे रहे थे वो तो उतनी है वो तो कम नहीं हुई उस ड्यूटी के ऊपर इन्होंने ये आरडी डबल हो गया उसके बाद जब अब नहीं खत्म हुई तो डॉलर महंगा 1 साल के बाद जो गाड़ी क्लियर करा रहे हैं उसका जुर्माना दे रहे हैं 100% जुर्माना दे रहे हैं वो डैमरेज दे रहे हैं क्लीनिंग के खर्चे बढ़े हुए हैं डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है किस तरह सस्ती होगी रंजन साहब जिस वक्त सस्ती आरडी कहाँ लगी से थी ना उस वक्त जो डॉलर का रेट था जो उस वक्त साल का डैमेज है सारे आप कम करवा देना उस हिसाब से बिल ले लें गाड़ी सस्ती हो जाती करें उस वक्त जो डॉलर का रेट था ना 170 रुपए उस वक्त उस हिसाब से डॉलर दें डैमेज माफ करें ये जो 17% से 25% इन्होंने सेल टैक्स किया है वो वेव करें पुरानी कंडीशन में लेकर आए गाड़ी सस्ती हो जाएगी और सर जी बात ये है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया ये मतलब इसी तरह बातों बातों में चीज सस्ती नहीं होती या आटा तो सस्ता हुआ नहीं कर सकते हैं आप आटा सस्ता हर बंदे की वो रेंज में मतलब होना चाहिए वो सस्ता होता नहीं गाड़ी आप कहाँ से सस्ती कर रहे हैं? जो बाइंग कर रहे हैं वो $300 रुपया दे के अब बाइंग हो रही है तो सस्ती कैसे होगी ड्यूटी वहीं की वहीं है जो बढ़ाई थी वो कम की है और ड्यूटी वो पूरी उसके- खत्म नहीं हुई उसके जो ऑल्टरनेट्स है वो पूरे वहीं आ गए यहाँ पर एक बात की गई जी आटा तो सस्ता नहीं हो रहा तो आप गाड़ी सस्ती होने की बात कर रहे हैं दलील बज़ाहिर लगती है दिल को लगती है भाई आटे पे तो हम किसान को देना है ना हमने पैसा उसने आटा उगाना है उसके ऊपर आपको तो टैक्स माफ किया गया रेगुलेटरी ड्यूटी माफ की गई और वो सारी की सारी मेरी गल सुनो ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ सिर्फ आटा ना मिलने लाल अब ये लाइनों पे लगे बेचारा इन्होंने इस्तेफाके करने शुरू कर दिए ये देखिए एक और मिसाल है ये हमारे प्यारे भाई हैं इन्होंने 10 करोड़ रुपए का शोरूम खरीदा 3-4 करोड़ रुपए का 5 करोड़ का माल डाला और ये आज 6 माह से पल्ले से खा रहे हैं ये कह रहे हैं ये कैसा कार मैंने इनको मशवरा दिया था कि यहाँ गाड़ियों का कारोबार करें
करें सर, मैं इसमें बात करूंगा। नहीं 15 दिन हॉस्पिटल रह के नहीं इन इन्वेस्टमेंट करके भी तो खर्चे नहीं पे निकल रहे। सर मैं माजरत के साथ शहजाद सलीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि जनाब 10 करोड़ का आपने शोरूम खरीदा, 5-6 करोड़ का उसमें माल डाल दिया और उसके बाद भी आप कह रहे हैं मेरा लोकल गाड़ी का ज्यादा काम है, इम्पोर्टेड का मेरा है ही नहीं, इम्पोर्टेड का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद माजरत के साथ मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो यहीं से शुरू करूंगा। शहजाद सलीम साहब से पूछूंगा, भाईजान सड़कों के ऊपर नई गाड़ी ही गाड़ी है, जिधर आप चले जाओ नई नंबर प्लेट के साथ नई बिल्कुल नई लशपश करती गाड़ियां। ये कहते हैं हमारा जनाब कारोबार नहीं चल रहा, तो ये गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? बेची भी जा रहे हैं, रोई भी जा रहे हैं, सस्ती भी नहीं कर रहे, अवाम को भी तकलीफ दे रहे हैं। अब आप मुस्कुरा के दिखा देंगे, आप मुस्कुरा के जी नहीं 100 गाड़ी में 10 बिक रही है। चले मेरे साथ चले सर मैं एक ब्रेक ले लूं, वहाँ 10 बेच रहे हैं। एक बात बताएं, सड़क पे चले मेरे साथ, वो जो नवी नंबर प्लेट आई है, वो जो डिजाइन चेंज होके पंजाब वाली आई है, उसकी गाड़ियां चेक कर लेते हैं सर, ये देखें ना। हाँ उनसे तो गाड़ियां सर गाड़ियां ही जो आप सड़कों पे गाड़ियां नजर आ रही हैं, लोकल असेंबलर के जो डीलर बैठे हैं ना, सारे जो माफिया बैठा उनके डीलर, वो गाड़ियां नजर आ रही हैं। आप शोरूम वाला उन गाड़ियों में शामिल नहीं, अब जितनी में डायरेक्ट निकल रही हैं गाड़ियां, ये वो वाली गाड़ियां हैं। हमें तो गाड़ी नहीं मिल रही, हमें तो लटकाया हुआ है, एक साल पैसा लेके कंपनियां बैठी हुई हैं, तमाम डीलरशिप लेके पैसे बैठे हुए हैं, हमें खिलाते रहते हैं जी अभी ये चीज नहीं है, अभी हमारे पास ये चीज नहीं है। ये एक अहम इशू है कि साल से हम बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, ये क्या कहानी है? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, गाड़ी जो है वो हर किसी का ख्वाब है, वो चाहता है कि उसके पास एक गाड़ी हो। और जब से इंपोर्टेड गाड़ियां जो हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से शुरू हुई थी, हमें बड़ी सहूलत हो गई थी, बड़ी अच्छी गाड़ियां, थोड़ी सी पुरानी भी आ जाती थी, और पुरानी होने के बावजूद यहाँ से बनने वाली गाड़ियों के मुकाबले में बेहतरीन ऑप्शंस के साथ ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी हो और पायदार गाड़ी हमें मिल जाती थी। लेकिन फिर ये हुआ कि इंपोर्ट पर पाबंदी लगना शुरू हो गई, ये उसके बाद उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई। रेगुलेटरी ड्यूटी लगने के बाद अब जो ताज़ा तरीन नया काम ये हुआ कि पिछले महीने जो थी पूरा का पूरा अप्रैल का महीना था, वो रेगुलेटरी ड्यूटी के बाद उसके ख़त्म होने के बाद जो SROs थे 1571 और 1572 जो थे, उन दो के ख़त्म होने के बाद बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब IMF ने ख़त्म करवाए, बाज़ लोग कहते हैं कि हुकूमत ने, नवीद कमर साहब ने करवाए। अब इतरा ये आ रही है कि दोबारा रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ रही है, लेकिन इस दौरान गाड़ियां सस्ती मिलनी चाहिए थी। मेरा सवाल यही था, यहाँ पर सारे जो जवाब अपनी जगह पर आ गए। अब इंपोर्टेड गाड़ी अगर सस्ती होती है तो उसका लामहला असर यहाँ पे लोकल गाड़ियों पर पड़ेगा, क्योंकि जब यहाँ पे कस्टमर नहीं रहेगा, वो लोग इंपोर्टेड गाड़ी की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर सस्ती होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपकी तरफ आना चाह रहा था, अशरफ मेहताब साहब, ये बताइएगा, ये सारा मुकदमा आपने सुना, अभी आपने देखा कि यहाँ पर उन्होंने कहा ये संभाल लो शोरूम, ते फाड़े चाबियां, ते फाड़े कुंजियां, ते वास्कट जिदे अभी भी स्टैंड कर रहा हूँ अपनी बात पे, अभी भी मैं स्टैंड कर रहा हूँ इस बात पे कि एक आप जरा संभाल के, एक साल संभाल के देख लें, आपको पता लग जाए कि शोरूम चलाना कितना मुश्किल हो चुका है इस वक्त। खर्चे नहीं निकलने, संभाल के देखो, बैठो, आ जाओ। हाँ वो शोरूम मेरा सामने आ जाओ, ले लो बह जाओ आके, मैं तनख्वाह भी दूंगा, बैठो। सर मुझे एक बात बताइए, देखें नई गाड़ियां, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ियां ही गाड़ियां आपने खड़ी की हुई हैं, इनको बेची भी जा रहे हैं। अरे जो मैंने लगता 3 गाड़ियां आपकी हैं, जो बेचने वाले आते हैं वो डीलर भी तो खड़ी करते हैं, उनके घर में भी फाके हैं। गाड़ी आपने बेचने के लिए लाए हैं ना, हम तो नहीं खरीद सके, आपने कहा जी खड़ी कर लो, बेच लेना, वो खड़ी हुई है। अब आप जब आएंगे, आपने शहजाद सलीम साहब से डरना नहीं है, इन सब से खौफजदा नहीं होना, एक सच्चे और बहादुर सहाफ़ी की तरह आपने बताना है कि ये सारा कुछ माल कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। देखिए सीधी सी बात है, जो कारोबार बंदा करता है कुछ कमाने के लिए करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पल्ले से पैसा लगाए और माल ना कमाए और इतनी अच्छी लविश ज़िंदगी भी गुजार रहा हो। मकसद ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात जो बताने वाली है वो ये है कि हुकूमत की पॉलिसियाँ नाकस है। कोई एक पॉलिसी अडॉप्ट ही नहीं आज तक की गई, अगर कर ली जाती तो ये मुल्क कहाँ का कहाँ चला जाता, तसलसल नहीं है। हर 2.5 साल बाद पॉलिसी जो है वो जो बनती है उसको मिलियमेट करके जो आने वाली गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसियाँ ले आती है, अपने बंदे ले आती है, अपना माफिया ले आती है। तो मकसद कहने का ये है कि जो बात ये यहाँ पे हो रही थी वो बिल्कुल सही हो रही थी। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ गाड़ी सस्ती हो, देखें इंडिया में हमारे बाद में जाके कंपनियों ने गाड़ियाँ बनानी शुरू की हैं। हमारे यहाँ उससे पहले कंपनियाँ जो आ गई थी वहाँ वो बड़ी, उनके वजीर भी आप देखते हैं पुरानी गाड़ियाँ जो किस में जाते होते थे, जो प्रोटोकॉल था, पुरानी गाड़ियाँ।
समझ टाटा की और बिस की बनी हुई। लेकिन हमारे यहाँ आज से 50 साल पहले भी लोगों के पास बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ी हैं जिस पे प्रोटोकॉल पे जाते थे। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे एक तो कल्चर ये है कि जो बड़े माफियाज हैं कारोबार करते हैं, टैक्स नहीं देते वो गवर्नमेंट को, उनके पास माल है, गवर्नमेंट के पास माल नहीं है। इसी वजह से हम हर रोज़ जाते हैं IMF के सामने जाके हाथ फैला देते हैं, यार सानू कोई 1.5 करोड़ रुपया दे दो, साड़ियाँ नक दियाँ लकीरां कढ़ाता है, सानू उल्टियाँ बादियाँ लवाता है, पैसे नहीं देता। इसलिए नहीं देता कि मकसद ये कहने का वो अपने उसमें पड़े हो रहते हैं, उनके अपने कोई और पीछे जो उनके ममालिक है, अमेरिका है या जो भी, वो चाहते हैं कि तरक्की ना करें, CPEC ना बने, ये ना हो वो ना हो, तो ये सारे सिलसिले चल जाते हैं। सुन ले, मैं उसी तरफ क्या तोता मैना की कहानी शुरू कर दी। मैं आपसे गाड़ियाँ सस्ती होने की बात कर रहा हूँ। इन्होंने अभी एक बात की है जी कि इनका लाइफस्टाइल जो है ना बड़ा लग्जरी है, ठीक है। ये देख हम लोग जो है खर्चे नहीं इनको नजर आते हैं, जो मुलाजिम रखे हुए हैं, जो शोरूम के किराए हैं, वो कहाँ से निकलने हैं। काम होगा तो निकलेगा ना, काम तो है ही नहीं है। और जब से इन्होंने ये रेगुलर ड्यूटी का इशू छोड़ा है, उसके बाद तो काम जो पहले थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी इनको खत्म हो गया। महीनों ही हो गए हैं, गाड़ियाँ बिकी कोई नहीं रही, सिर्फ वो इशू की वजह से कि गाड़ियाँ सस्ती हो रही है। लोगों के माइंड में ये बात आ गई है कि गाड़ियाँ सस्ती होंगी, वो कस्टमर मार्केट से गायब हो गया है। ये वैसे बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, कहते हैं कि जो है यहाँ पर सस्ती होने वाली गाड़ियाँ सस्ती नहीं हो रही। सस्तियाँ कब कहाँ से होनी है? जब 172 रुपये डॉलर था तब इन्होंने रेगुलर ड्यूटी इसके ऊपर जो है ना लगाई थी। अब इन्होंने खत्म कर दी। बाहर जापान में गाड़ियाँ भी तो महंगी हो गई हैं। परचेजिंग जो गाड़ियाँ जापान में पहले 20 लाख की थी वो अब 40 लाख की हो गई है। परचेजिंग जापान से ही महंगी है। और ये 300 रुपये का डॉलर हो गया। जब क्लियर करवाएंगे वो भी तो इसी रेट पे करवानी है ना हमने भाईजान। हर चीज बढ़ गई। 25 लाख ड्यूटी थी ना, वो 50 लाख दी है ड्यूटी। RD उठाने के बाद जो जुर्माने पड़े हैं 100% जो खर्चे आए हैं वो उससे ज्यादा हो गए हैं। RD खत्म होने के बाद ये कह रहे हैं कि आपके खर्चे बढ़ गए हैं। एक साल से गाड़ियां खड़ी हैं पोर्ट पे, उस पे डैमेज पड़ गया, जो उसके ऊपर 100% जुर्माना बढ़ गया, डैमेज पड़ गया, ड्यूटी ज्यादा पड़ गई, खर्चे दूसरे बढ़ गए और डॉलर का रेट 170 से जाकर 300 पे चला गया। उसके हिसाब से हमने ड्यूटी दी है ना। जिस दिन अनाउंस हुआ था कि RD खत्म, आप यकीन करें उधर पाकिस्तान जापान में गाड़ियों के रेट डबल हो गए हैं। जो वहाँ के एक्सपोर्टर हैं, जो पाकिस्तान गाड़ी एक्सपोर्ट करते थे, उन्होंने रेट वहाँ पे बढ़ गए हैं। किराए डबल, जो जिस जहाज में गाड़ियाँ आती थी वो उनके किराए डबल हो गए हैं। मैं कहता हूँ हर चीज बढ़ गई है इस एक साल में। हम ये कहते हैं शहजादा साहब, हम ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी बड़े करप्ट हैं, मौके का फायदा उठाते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं। आपने जापानियों पे भी ये इल्जाम लगा दिया कि उधर भी जो एक्सपोर्टर हैं सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। हमारे पेटी बंद भाई हैं जो वहां से गाड़ियां पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी मुल्कों को भी करते हैं। उन्होंने कीमतें बढ़ा, उनको पता था RD खत्म हो गई है। जी आप इधर आइएगा। मैं आप ये कह रहे हैं कि जहाज जो कंपनियां थी, जहाजरां कंपनियां थी, उन्होंने भी किराए, हाँ उन्होंने डबल कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब ये पेट्रोल बढ़ गया था, पेट्रोल की वजह से किराए भी डबल ट्रिपल हो गए हैं। लेकिन भाई बात ये है कि विड्स जो है ना, अगर 9,000 या 10,000 डॉलर की थी ना, तो पहले पाकिस्तानी रुपीस में हमें गाड़ी वो 10-12 लाख रुपए की पड़ती थी। इस वक्त वही गाड़ी वहाँ पर 10,000 डॉलर की है, हमें वो 30 लाख रुपए की पड़ रही है। फिर पहले जो गाड़ी किराया जो फ्रेट होता था ना जापान से कराची तक का, वो 1 लाख रुपए का था, अब वो किराया 3-3.5 लाख रुपए का है। फिर जो ड्यूटी है वो इस वक्त 300 रुपये डॉलर के हिसाब से उस पर ड्यूटी पड़ती है। फिर बाजार से पासपोर्ट ख़रीदना पड़ता है, फिर जो रेमिटेंस है वो करवानी पड़ती है। कोई इजी जॉब नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि आपने घर बैठे चीज़ बना ली तो दे दी। बड़ा लंबी चौड़ी जॉब है। आप इसको कैलकुलेट खुद करें, किसी इंपोर्टर से पूछें, किसी अपना क्लियरिंग एजेंट से पूछें, सारी चीज़ें आपके सामने निकल आएंगी। जो गाड़ी आज से साल पहले हमें 20-22 लाख रुपए की पड़ती थी, इस वक्त तो 40 लाख रुपए की गाड़ी की कॉस्टिंग है। जो खड़ी हुई है पोर्ट पे, जो आएंगी वो इससे ज़्यादा आएंगी, और जब आएंगी वो 20 मॉडल की हैं। जो ऑलरेडी खड़ी हैं वो 18-19 मॉडल की हैं। जो 20 मॉडल की गाड़ी आएगी वो 5-6 लाख रुपया और महंगी आएगी। अब इसका एक सादा सा जमा तफरीक को अगर की जाए तो इसका सादा सा एक मतलब ये निकलता है कि गाड़ी सस्ती होने की कोई उम्मीद ना रखी जाए। डॉलर जब तक सस्ता नहीं होगा गाड़ी सस्ता नहीं, क्योंकि आपने डॉलर में गाड़ी खरीदनी है, आपने पाकिस्तानी रुपीस में गाड़ी नहीं खरीदनी। जापान में अभी भी गाड़ी उतनी की है जितनी की आज से 2 साल पहले 3 साल पहले थी, लेकिन हमारा जो डॉलर जो है ना
ना, डॉलर की वजह से हम 10 लाख वाली गाड़ी 30 लाख रुपए में लेने में मजबूर हो गए हैं। वहाँ 10,000 डॉलर की गाड़ी हमें 30 लाख रुपए की पड़ रही है ना, कैसे सस्ती होगी? मुझे बताएं, कोई लॉजिकल बात हो ना तो बंदा कहे कि भी ठीक हो रहा है। फिर फ्रेट जो है, कोविड के बाद से जो फ्रेट लाख रुपए का था, अब वो इतने ज़्यादा यहाँ पर वो आ नहीं रहे। यहाँ पर कंटेनर पाकिस्तान में इतने ज़्यादा इंपोर्ट नहीं है। वो 2.5 से 3 लाख रुपया छोटी गाड़ी में और बड़ी गाड़ी में 6 लाख रुपया है। ये कहाँ से गाड़ी पे पड़ना है ना। फिर पासपोर्ट आपने खरीदना है, पासपोर्ट रेमिटेंस के, क्योंकि आपने डायरेक्ट परमिशन शोरूम को तो दी नहीं कि आप एलसी खोलें और गाड़ी मंगवा लें। आपने पैसेंजर के नाम पे ही गाड़ी लेनी है। उनकी अपनी एक सिस्टम होता है, वो गाड़ी का उस रेमिटेंस भी उन्हीं के अकाउंट से आनी है। वो 3 लाख से पासपोर्ट स्टार्ट होता है 660 सीसी का, और 25 लाख रुपए तक जाता है लैंड क्रूजर के लिए। ये गाड़ी पे खर्चे मेरे भाई पड़ने हैं, ये पास है तो किसी ने नहीं देने। तो इसका एंड जो बात है, ये जो पासपोर्ट वाला खर्चा है, ये तो खामखा के प्रोसीजर की वजह से किया हुआ है। और आप यहाँ पे मानते चले जा रहे हैं कि आप ये गैर कानूनी काम जो है, सिर्फ पासपोर्ट खरीद के आप मान रहे हैं कि आप एक गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आप पासपोर्ट खरीद के जो है एक जैली आप बायर शो करके, पैसेंजर शो करके, नहीं होता वो बायर ओरिजिनल है, जैली कैसे हो सकता है? लेकिन प्रोसीजर है पाकिस्तान में प्रोसीजर गाड़ी मंगवाने का ही ये है कि जो बाहर, ये डायरेक्ट आप यहाँ से नहीं मंगवा सकते। आप अपना सलीम मोटर्स या मॉज मोटर्स ये डायरेक्ट नहीं मंगवा सकते। आपने आपके नाम, अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं, आपके नाम पे गाड़ी आनी है। आपने मुझे अपने भाई को, बहन को, वालिद को, वालदा को गिफ्ट करनी है, उसी के जरिए आनी है। तो जाहिर एक तरीके गिफ्ट तो नहीं हो रही होती ना, गिफ्ट हो रही है। ये गिफ्ट के जरिए पाकिस्तान में, और पॉलिसी कोई नहीं है पाकिस्तान में। 2 वेज है गाड़ी मंगवाने के, या गिफ्ट है या पर्सनल बैगेज है। पर्सनल बैगेज वो है जो पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में शिफ्ट होना है, उसने लेकर आनी है। ड्यूटी उसने पूरी देनी है। ये नहीं ड्यूटी में मतलब वो बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो है ना वो सारा प्रोसीजर ही है। लेकिन गाड़ी जो है इसके नतीजे में महंगी से महंगी होती चली जा रही है। और हम जो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग, जैसे ये बात ठीक है कि हमें से बहुत सारे लोग जो इंतजार में बैठे हुए हैं कि शायद डॉलर थोड़ा सा नीचे आ जाए, शायद नीचे आएगा। हमारी जो सारा कुछ है ना वो डॉलर से रिलेटेड है। गाड़ी की इंपोर्ट से लेके किराए तक, किराए से लेके ड्यूटी तक, हर चीज़ डॉलर के साथ है। जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा आप गाड़ी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सस्ती होगी। तो ये सिंपल सीधा सा फॉर्मूला है, इसको जो मर्जी कर लें। मैं आपको बता दूं, मेरी गाड़ी की वेजल क्लियर हुई है, 70 लाख रुपया उसका बिल आया है, जो कि 50 से नीचे होता था। 70 लाख का आरडी खत्म होने के बाद, और उसका होने के बाद जी, हाँ, और उसकी 70 से 75 लाख उसकी प्राइस है यहाँ। और जो सामान चोरी हुआ है ना, वो 5-4 लाख का सामान चोरी हो चुका है उसमें से, क्योंकि प्राइवेट यार्ड में वो खड़ी करते हैं ना, वो डैमेज भी काफ़ी चार्ज करते हैं और सामान भी चोरी होता है। और वो लगाऊंगा तो मुझे दोबारा बताइएगा, चूंकि आप एक स्पेसिफिक गाड़ी की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि विजल जो 50 लाख में पड़ती थी, अब आरडी खत्म होने के बाद जब आपने उसको इंपोर्ट किया और आपने इसको क्लियर करवाया तो वो आपको 70 लाख में पड़ी। वो तो आपको 40-35 लाख में पड़नी चाहिए थी। 300 रुपए का हो गया तो कैसे 35 की पड़ेगी? अच्छा, वो डॉलर जो महंगा हो गया तो वो उसी तरह आएगी ना। तो जो 100% जुर्माना उस पर पड़ा है, वो तो नहीं था ना पहले, वो गाड़ी पे आ गया ना। गाड़ी पहले क्लियर करवा लेते ना, पहले क्यों नहीं बंद किया हुआ था काम पहले। हाँ जी, पॉलिसी ऐसी है जिसमें वो डिले करवा रहे हैं। दूसरी बात ये है, जब हम जापान से गाड़ी खरीद रहे हैं उस वक्त डॉलर है 260 रुपए का, हमारी गाड़ी यहाँ आने तक डॉलर 285 रुपए का हो जाता है। हमारी तो सारी कॉस्टिंग वहीं पे खत्म हो जाती है, आते साथ ही कॉस्ट रहती ही नहीं है हमारे तक। ऊपर से जब ये लेट करते हैं, प्रोसेस मांगते हैं, चीज़ें क्लियर करते पता चलता है डॉलर 302 रुपये में चला गया जी हमारा। और वो 302 पे हमारी गाड़ी क्लियर होती है, अगले दिन फिर 200 पे आ जाता है। पता नहीं इनकी क्या गेम है। हमें तो मार पड़ी इस बात पे, हमें तो कोई चीज़ नहीं समझ आ रही। नई गाड़ी में ये सिलसिला है, नई गाड़ी में अब ये सिलसिला है कि मैं इस वक्त तक तकरीबन अपनी 18 गाड़ियां रिफंड करा रहा हूं, जो कि नवंबर, जुलाई और दिसंबर की बुक हुई थी। पैसे 22 दिसंबर से 22 नवंबर से बुक हुई गाड़ियाँ मैं अब सारी की सारी रिफंड करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज की प्राइस पे वो गाड़ियाँ देते हैं। मतलब मेरा क्या कसूर है इसमें? मैंने तो बुक उस वक्त करवाई, पैसा भी दिया। वो कहते नहीं जी हम नहीं दे सकते। बदमाशी कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे। यहाँ पे या पॉलिसी है, गवर्नमेंट है, तो या फिर ये जितना डीलरशिप है, ये जितने बड़े बड़े आपके हैं मैन्युफैक्चरर सब वो कर रहे हैं। भाई चीज़ आपके पास नहीं आ रही, आपने बुकिंग क्यों ली है? आप बुकिंग बंद कर दो। क्यों बुकिंग खोलते हो आप लोग? बात तो बड़ी सिंपल सी है। आप 2 माह का सामान है, 2 माह की बुकिंग लो अगले से, 2 माह के बाद दोबारा बुकिंग खोल दो कि हाँ यार ਅਸੀਂ दे सकते चीज़ा। जब चीज़ नहीं दे सकते, पैसे आप ले ही जा रहे हैं, हमारे पैसों से आप गेम खेल रहे हैं और हमें आप बदमाश कहते हैं। हम बदमाश नहीं हैं, हम तो मजबूर हैं।
हमने तो बच्चों को पालना ही पालना है। ये निज़ाम ना चलाएं तो हमने कहाँ से कमाना है, मुझे बताएं। हम आप वाला काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने किया ही कभी नहीं है। ठीक है, मैं आप वाला काम नहीं कर सकता, आप मेरे वाला नहीं कर सकते। एक एक चीज के एक्सपर्ट है। मेरे पास इस वक्त ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं शोरूम पे जिनको भी 4-4 माह हो गए हैं, आपको दिखेगा यही भरा पड़ा है, लेकिन खड़ी है। जब बिकेगी नहीं तो मैंने उसको क्या कर लेना है। 4 माह की एवरेज आप बैंक के साथ निकाल लें। मैं आज गाड़ी बेच के अगर कुछ कमा भी लूँ तो मेरा ख्याल है मैं बैंक में रख के इधर बंद कर जाऊँ तो ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। मैं ये शोरूम बेचूं, इसका पैसा बाहर निकालूं, ये भी बैंक में रख दूं, ये ज्यादा बेहतर है। सिस्टम तो देखिए ना, सिस्टम तब चलते हैं जब निज़ाम होते हैं। एक चीज़ आती है थोड़ा सा कस्टमर सेटिस्फाइड होता है, माइंड सेट होता है, अच्छा यार प्राइस बढ़ गई है मैं अब चीज़ ले लूँ, वो चीज़ लेना शुरू करता है। ये सादी एक नई चीज़ देते हैं कि जी ये 2 रुपये नीचे कर देंगे, सादी मार्केट स्ट्रक हो जाती है सारी की सारी। हम तो मजबूर हो गए, हमने कभी बाइंग ऊपर की तब भी लॉस खा रहे हैं, अगर बाइंग नीचे की हुई है हम फंसे पड़े हैं साथ में, हमें तो नहीं मिल रहा उस हिसाब से। ये पाकिस्तान में गाड़ी जो है कम नहीं हो सकती, लेकिन किस तरह हो सकती है इस पर मज़ीद बात करूँगा। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा, हम सबका ख्वाब होगा कि गाड़ी कुछ तो सस्ती हो जाए। एक आम आदमी अपर मिडिल क्लास, मैं अब मिडिल क्लास की तो बात ही नहीं करता, अपर मिडिल क्लास में चले जाएं, उसको गाड़ी मिल जाए, किस तरह मिल सकती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इशू ये है कि जहाँ पर जितनी गाड़ियाँ आपको ये खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, ये चाहे लोकल असम्बलर्स की हैं या आगे आपको मुझे इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी आपको, ये तमाम की तमाम गाड़ियाँ किस तरह सस्ती हो सकती हैं। हुकूमत की तरफ से एक बड़ा स्टेप लिया गया था और कहा गया था कि हमने रेगुलेटरी ड्यूटी जो कि आयद की गई थी वो 100% ख़त्म कर दी। वो SRO ख़त्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियाँ सस्ती क्यों नहीं हुई, वो तो सारी की सारी कहानी अब तक पहुँच गई। गाड़ी जो है, बड़ा एक दौर था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, फौजी डिक्टेटर थे, लेकिन उनके दौर में गाड़ी आई भी बहुत, सस्ती भी बहुत हुई, बैंकों ने भी बहुत दी, आम आदमी के पास भी गाड़ी बहुत आई। उसके बाद से अब जब से उसके जो भी दौर गुजरे उसके बाद से सिर्फ गाड़ी महंगी होती चली जा रही है। अब मुझे बताएं, गाड़ी सस्ती करनी है कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपने परवेज़ मुशर्रफ का नाम लिया। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सिर्फ गड्डियां दी वजह नाल, बाकी काम अपनी जगह दें। मुझे बाकी हमने तो अपनी फील्ड को, अपने प्रोफेशन को देखना है। जितना इस फील्ड को, इस प्रोफेशन को बढ़ाया है, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में ये कार लाइन ने तरक्की की है, ना कभी उससे पहले हुई थी और ना कभी उसके बाद हुई है। जनरल मुशर्रफ ने जिस वक्त उन्होंने हुकूमत संभाली थी तो आपको याद है पाकिस्तान में छोटी छोटी 600 सीसी गाड़ियाँ खूबसूरत रंगों में सड़कों में दौड़ती फिरती, शोरूम भरे होते थे, 7 लाख की 8 लाख रुपए की गाड़ी मिलती थी। फिर जनरल मुशर्रफ ने बैंकों की ये लीज वाला सिस्टम शुरू करवाया कि अपना लीज पे लोग गाड़ियाँ लेनी शुरू कर दी लोगों ने बैंकों से। गाड़ियों की रेल पेल और ये कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करता रहा। ये हमारे जो बड़े बड़े शोरूम आपको नजर आ रहे हैं, कई यहाँ पे ये कसम खुदा की मुशर्रफ दौर में बने हैं। उसके बाद तो फिर जो भी हुकूमत आई है उसने इस फील्ड को, इस कार लाइन को तबाह किया और बर्बाद किया। और फिर रही सही कसर जो ये जो 1 साल में इस PDM की हुकूमत ने कार लाइन के साथ किया है, इसने तो बर्बादी मचा दी है, तबाह कर दिया इसको। हम इमरान खान को एक शोरूम में गाड़ी सस्ती हो सकती है, जैसे ये कहते हैं जो इम्पोर्टेड गाड़ी है पासपोर्ट पे आती है, तो पासपोर्ट किसी गरीब के पास नहीं होता। इसके अंदर भी एक माफिया मुलव्वस है। ये जो बड़ा माफिया ना, बड़े बड़े सियासतदान, इन्हीं के जो बड़े पोते दोते ये बच्चे गए हुए हैं बाहर, ये वो पासपोर्ट जो है वो बेचते हैं। जैसे ये बता रहे हैं भाई कि एक गाड़ी के ऊपर 10-10 लाख रुपया वो लेते हैं पासपोर्ट, वो जब गाड़ी बुक करते हैं। तो ये एक और नया माफिया भी सामने आया है और हुकूमत को इसके ऊपर को कम से कम 30,000 ਦਾ 15,000 ਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ, यही होता है। मैंने आज ने आपने देखा है कोई आज तक कोई किसी मजदूर वो गाड़ी लेके आया हो या गाड़ी लेके गाड़ी वहाँ से बुक कराएगा ना, गाड़ी वहाँ से खरीद के बुक कराएगा। बड़े बड़े माफिया है, आपको शायद इल्म नहीं है जिनके ये बड़े बड़े नहीं ये मीडिया भी माफिया है। नहीं, हमारे नहीं गए हुए, हमारे नहीं रहते नहीं, ये खड़े हैं, चले ऐसे कर सुन ले, ये खड़े हैं भाई, खड़े पर यूनिट पैसे नई गाड़ी, पुरानी बात आपसे पर यूनिट 10-12 साल हो गए। मैंने 12 साल के अंदर, मैं आपकी बात नहीं कर, ये अशरफ मेहताब साहब वाहिद सहाफ़ी हैं कि जिनके साथ लिफाफा सियासत नहीं हुई आज तक।
ये वाहिद मैं बरबला कहता हूँ कि आज तक इन्होंने आना टका पैसे पाई का सवाल ही नहीं पैदा चाय होता। नहीं पीते, चाय बड़ी मुश्किल से खींच के इनको पिलाते हैं। बुरे चंगे बुरे जो लोग हर जगह पे हैं। जी जी बात रखनी है, काट देना। क्या ये बात रखनी है, ये काट देना। 100% रखनी है। ऐसे साफी तो वली अल्लाह खुदा की कसम ये साफी। चल ये वलीउल्लाह हो गए, वलीउल्लाह हो गए। हकीकत बता रहा हूँ, नाम आपका नजम वली खान है लेकिन वली अल्लाह जैनवन ये साफी है जिसको मैं मानता हूँ। देखें, यकीन करें, मैं यकीन करते जाएं। नहीं, आपके साथ तो खैर देखें, आप तो एंकर है ना हमारे, आपका साथ तो ये लेन देन वाला सवाल ही नहीं पैदा होता। सोच वैसे ही डालने मुझे जरूरत भी नहीं, लेकिन आपने एक बड़ा अपने लिए खतरा पैदा कर लिया। आपने जब ये वाहिद सहाफी का है तो लाहौर के बाकी, लेकिन अच्छा दोस्त उसमें ये वाहिद साफी हैं जो मैं जानता हूँ जिनको मैंने आपको निशान, वरना यहाँ पे शहजादा सलीम साहब बहुत बड़ा पंगा लिया आपने, और माफी दे दो, माफी दे दो। आपने जो कहा है कि वाहिद सहाफी, मैं मेरी सपोर्ट करो चले नाज़रीन, हमारे लिए क्रेडिट की बात है कि अगर अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ऑन स्क्रीन कोई दावे से कह सकता है कि हमारा ग्रुप जो है उसकी तरफ से कोई लिफाफे की बात नहीं करता, पैसे की बात नहीं करता, ये कसम वाली बात है हल्फिया। मुझे इस पर फख्र महसूस हो रहा है और मैं अशरफ मेहताब साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ इस क्रेडिबिलिटी के ऊपर, इस साख के ऊपर कि आपने ये इस किस्म की बनाई है। मुश्किल हालात देखे हैं, बहुत मुश्किल हालात देखे, लेकिन अल्लाह ने बहुत अच्छे हालात कर दिए हैं। उसी का सिला मिला है कि बरकत देता है कि हमने वो लाइन नहीं छोड़ी अपनी, कि लोगों को ब्लैकमेल नहीं किया, लोगों के साथ जाके वही बात की जो होनी चाहिए और जो उनकी बात है आगे पहुंचाई है, ये भी नहीं हुआ आगे। आखिर में गाड़ी सस्ती होनी है कैसे हो? सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि लोकल असेंबलर्स, ये लोकल फिटर्स जो हैं, इनको अगर हुकूमत चाहेगी तो गाड़ी सस्ती होगी, वरना नहीं हो सकती। हुकूमत इनको यहाँ पे बने और डॉलर वाला काम बीच में से निकल जाए, वो एक्सपोर्ट हो, बल्कि डॉलर आएंगे। बल्कि डॉलर आएंगे। गाड़ी बने, लेकिन गाड़ी बने और जो तलब है उसके मुताबिक बनाए, क्योंकि जब इन्होंने प्लान लगाए थे तो उन्होंने ये भी वादे किए थे कि हम इसको तलब को पूरा करेंगे, हम उस लेवल पे ले जाएंगे। ये जो डिमांड और सप्लाई अपने वसत कर देंगे, अपने जो प्लांट है बड़े कर देंगे, उसमें गाड़ियां ज्यादा बननी शुरू हो जाएंगी, जो तो आपकी डिमांड होगी उसको पूरी करेंगे। दोनों चीजें पूरी नहीं हुई, ना गाड़ी मुकम्मल तौर पे यहाँ बनी है, ना उसकी तलब पूरी हुई है, और यही वजह है कि हमें फिर बाहर से मंगवानी पड़ती है। और इंडिया में हम जो बार बार बात करते हैं, यहाँ पर बड़ी मार्केट बिल्कुल सही है। इंडिया में जो प्राइस हमने देखी है वो तो ना होने के बराबर है। जो यहाँ पे मुफ्त गाड़ी लगती है, बिल्कुल वो मुफ्त वाला हिसाब हो गया ना। अगर हम अपनी प्राइस को देखें और उनकी प्राइस को देखें तो आधी से भी कम, बिल्कुल आधी से भी बिल्कुल कम है। तो ये हल जो है यहाँ पर, जो बड़ी एक बात की जा रही थी कि आरडी कम होने से गाड़ियाँ सस्ती होनी चाहिए थी, तो उसके साथ साथ अगर डॉलर महंगा होता चला जा रहा है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, तो गाड़ियाँ किस तरह जो है सस्ती होंगी। ये लोकल इंपोर्टर नहीं बल्कि लोकल असेंबलर, इंपोर्ट तो ये भी करते हैं इसमें से, ये लोकल जो असेंबलर्स हैं उनकी गाड़ी खड़ी भी है, लेकिन अगर वहाँ पर 85 लाख लोकल होंडा टोयोटा करोला ग्रैंडी कार है, आज ये 26 लाख रुपए की थी, आज से 2 साल पहले, 4 साल पहले। अब ये गाड़ी 85 लाख रुपए की इस वक्त बिक रही है। होंडा कार 1 करोड़ 2 लाख। आप सोच सकते थे 1 करोड़ रुपए की कार हो जाएगी लोकल? आप सोच सकते थे? ये हमारे ये जब तक यहाँ पर गाड़ी बनना शुरू नहीं होगी, जब तक हमारे हुक्मरान जो हैं, और साबिक हुक्मरान भी इसमें शामिल थे, जब तक कंपनियों को मजबूर नहीं करेंगे कि यहाँ पर गाड़ी बनाएं, तब तक गाड़ी सस्ती नहीं होगी। क्योंकि डॉलर महंगा होता चला जा रहा है, डॉलर कम करें, इंडिया से सीखे, यहाँ पर गाड़ी बनाएं। और बड़े अरसे से कहा जा रहा है कि जो गाड़ी इंपोर्ट की जाती है वो दुबई जाती है सारी की सारी, जापान से, वहाँ से फिर पाकिस्तान आती है। आप वो पाकिस्तान क्यों नहीं डायरेक्ट लाते, इस बिजनेस को क्यों नहीं बढ़ाते? बहुत सारी चीज़ें हैं, हुक्मरान सोचें, इसहाक डार सब सोचें, वरना गाड़ी जो आप सोच रहे हैं कि सस्ती हो जाएगी, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये गाड़ियाँ सस्ती नहीं हो रही। आपको यही बताना है। अल्लाह हाफिज़।